क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं। BCE, BCE स्टैंड्स फॉर, हाँ BCE पूछा था, BCE की फुल फॉर्म तो दैट इज बिफोर क्रिश्चियन एरा, ठीक है ना। BCE स्टैंड्स फॉर बिफोर क्रिश्चियन एरा। और देखो AD की भी पूछ ली जाती है फुल फॉर्म एग्जाम्स में, तो AD की फुल फॉर्म होती है एनो डोमिनी, ठीक है ना। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 49 क्वेश्चन, हाउ डू वी नो दैट एस्ट्रोचेस वर फाउंड इन इंडिया ड्यूरिंग द पैलोलिथिक पीरियड, ठीक है ना। तो हम यह आज कैसे जानते हैं कि जो पूरा पाषाण युग था, है ना, उसमें जो है शुतुरमुर्ग होते थे। देखो कहीं ना कहीं हमें उससे रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ मिली होगी जिससे हम ये बता सकते हैं कि ना पूरा पाषाण युग में जो हमारा पैलोलिथिक पीरियड था उसमें ऑस्ट्रिचेस जो थे प्रेजेंट थे। तो देखो इसका आंसर है लार्ज क्वांटिटी, सेकेंड ऑप्शन, लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑस्ट्रिच एग्स शेल्स वर फाउंड एट पटने इन महाराष्ट्र, है ना, कि महाराष्ट्र के जो है पटनेपुरा स्थल में शुतुरमुर्ग के अंडों के जो है अवशेष मिले थे, है ना। उनके अवशेषों से ही जो हमने पता लगाया कि जो है उस टाइम पर जो है ऑस्ट्रिचेस जो है प्रेजेंट थे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, हाउ डिड द हड़प्पन सिविलाइजेशन केम टू एन एंड। हड़प्पन सिविलाइजेशन का एंड कैसे हुआ था। देखो हड़प्पन सिविलाइजेशन के एंडिंग के कारण था क्लाइमेट चेंज हो गया था, है ना। क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हुआ था, डिफॉरेस्टेशन हो गया था, पेड़ टूटने लगे थे एरिया में ना, कटिंग ऑफ ट्रीज, ठीक है। और उसकी वजह से क्या होने लगा था, रिवर्स भी सूखना शुरू हो गई थी। और जो रूलर्स थे, मेन रीज़न एक ये भी था कि रूलर्स ने जो है अपना कंट्रोल खो दिया था, ठीक है ना। देखो फर्स्ट पॉइंट में इन्होंने ए पार्ट में क्या बोला, इट अपीयर्स एज रूलर्स लॉस्ट कंट्रोल, या दिस इज द रीजन फॉर एंडिंग ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। हाँ, देयर कुड हैव बीन डिफॉरेस्टेशन इन द एरिया, हाँ ये भी रीज़न था कि डिफॉरेस्टेशन हो गया था, ठीक है ना। फ्लड्स जैसा कोई सीन नहीं था, कोई फ्लड्स नहीं आई थी। द रिवर्स ड्राइड अप प्रोबेबली, हाँ बिल्कुल, डी इज ऑल्सो द रीज़न। तो हमारा आंसर हो गया सेकेंड ऑप्शन, दैट इज A, B एंड D। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, अंडर द महायाना बुद्धिज्म, देखो महायाना हमारे बुद्धिज्म के तो ये तो थे दो सेक्ट्स थे, है ना, दो सेक्ट्स में डिवाइडेड था, एक हिनायाना और एक महायाना, ठीक है ना। देखो महायाना बुद्धिज्म में क्या था, बुद्ध के जो है स्टैचूज बनाए गए थे, उनकी मूर्तियां बनाई गई थी, है ना। तो इसका आंसर है सेकंड, बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी थी, ठीक है। महायाना बौद्ध धर्म के अंतर्गत जो है बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी थी। लेकिन महायाना बुद्धिज्म से पहले एक्चुअल में होता क्या था कि बुद्ध की जो प्रेजेंस है ना, देखो जो फर्स्ट पॉइंट दिया गया है, महायाना बुद्धिज्म से पहले ये हुआ करता था, मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी, है ना। ये जो था कुछ सिंबल्स के माध्यम से, कुछ साइंस के माध्यम से जो है हम उनको शो करते थे बिफोर महायाना बुद्धिज्म, ठीक है ना। और महायाना बुद्धिज्म की अगर मेन लैंग्वेज की बात करें तो उनकी मेन लैंग्वेज थी संस्कृत लैंग्वेज, ठीक है ना। इसका आंसर हो गया हमारा सेकंड ऑप्शन, बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 52, what is true in context of the administration and consolidation under the खिलजी and the तुगलक्स, है ना। हमें बताना है तो कौन सा कथन जो है सत्य है। देखो लार्ज पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट रिमेन अंडर द कंट्रोल ऑफ दिल्ली सुल्तान्स, the forested areas in the Gangetic Plains were penetrated for the first time. It was difficult to control distant provinces like Bengal from Delhi. Alauddin Khilji and Mahmud Tughlaq forced their control in the Gangetic Plain for a longer duration. देखो इसका जो था, इसका रीज़न ये था कि जो जो दूर के प्रोविंसेस थे, बंगाल हो गए, दिल्ली हो गए, उन पर जो है वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, ठीक है ना। तो इसी वजह से जो है प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट कर रही थी। तो यही इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, इट वाज डिफिकल्ट टू कंट्रोल द प्रोविंसेस लाइक बंगाल फ्रॉम दिल्ली, है ना। दिल्ली से जो है उन्हें जो है बंगाल को कंट्रोल करने में प्रॉब्लम हो रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इन द हिस्टोरिकल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइबल पीपल। देखो ट्राइबल पीपल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो उसमें से बताने में कौन से स्टेटमेंट्स गलत हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट, कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियंस एंड ट्रेवलर्स गिव स्कैंटी इन्फॉर्मेशन अबाउट ट्राइब्स, है ना। जो हमारे समकालीन इतिहासकार हैं और मुसाफिर हैं, है ना, जो हमारे समकालीन इतिहासकार हैं उन्हें जो है इस तरह की जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। हाँ ये बिल्कुल सही पॉइंट है कि जो हमारे कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियंस हैं, जो इन ट्राइब्स के बारे में जो है बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज मोस्ट ट्राइबल ग्रुप्स केप्ट रिटन रिकॉर्ड्स, है ना। देखो यही हमारा क्वेश्चन जो है गलत है ना। ट्राइबल ग्रुप्स के टाइम पे उस टाइम तो रिटन रिकॉर्ड्स रखा ही नहीं जाता था, है ना। तो यही जो हो गया हमारा ऑप्शन गलत हो गया। थर्ड फोर्थ भी पढ़ लेते हैं। ट्राइबल पीपल प्रिजर्व रिच कस्टम्स इन ओरल ट्रेडिशंस, है ना, वो प्रिजर्व करके रखते थे
उनके जो कस्टम्स थे, ट्रेडिशंस थे, उनको प्रिजर्व करके रखते थे, ठीक है ना। अपने समृद्ध रीति रिवाजों और मौखिक परंपराओं का जो है वो क्या करते थे, संरक्षण करते थे। फोर्थ ऑप्शन, ट्राइबल सोसाइटीज डिपेंडेड ऑन ईच अदर फॉर द ट्राइबल्स नीड्स, है ना, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते थे अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, एक दूसरे पर निर्भर थे। ये भी पॉइंट क्या है, बिल्कुल ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है ना। नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 54, हाउ डिड द ब्रिटिश कंसोलिडेट देयर कंट्रोल ओवर इंडिया, है ना। ब्रिटिश ने जो है कैसे कंट्रोल किया इंडिया को आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857, है ना। देखो 1857 के बाद जो है पावर्स जो हो गई थी, ट्रांसफ़र हो गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी को, है ना। ट्रांसफ़र ऑफ पावर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी से जो है पावर्स लेकर जो है ब्रिटिश क्राउन को दे दी गई थी, है ना, ब्रिटिशर्स को दे दी गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर, है ना। तो इसका आंसर है, फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार, जितने भी ईस्ट इंडिया कंपनी की से पावर लेकर जो है ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप कर, ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके, है ना। रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद जो है हमारी ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में पावर आ गई थी और ईस्ट इंडिया कंपनी से जो था वो कंट्रोल हमारा छीन लिया गया था इंडिया का, ठीक है ना। देखो और भी बहुत सारी चीज़ें हुई थी 1857 के बाद। बाय रिक्रूटिंग मोर सोल्जर्स, हम और सोल्जर्स का रिक्रूटमेंट किया गया था, है ना। गुरखास, सिख से, पठान से इंडियन सोल्जर्स जो होने थे वो उन्होंने लेने कम कर दिए थे, है ना। अपनी आर्मी में इंडियन सोल्जर्स के जो नंबर था वो कम कर दिया था और यूरोपियन सोल्जर्स उन्होंने बढ़ाने शुरू कर दिए थे, ठीक है ना। देखो सेकंड ऑप्शन में दिया है बाय रिक्रूटिंग मोर सोल्जर्स फ्रॉम अवध, बिहार, सेंट्रल इंडिया एंड साउथ इंडिया, तो ये जो है गलत है। इन्होंने जो और सोल्जर्स रिक्रूट किए थे, है ना, और सोल्जर्स सिपाहियों की भर्ती जो हुई थी वो सिख्स की, पठान्स की, गुरखास की हुई थी, है ना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, है ना। देखो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में देखो सबसे पहले सुन लेते हैं होता क्या है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में पीपल डेलीगेट पावर टू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स टू मेक डिसीजंस ऑन देयर बिहाफ, है ना। जो लोग होते हैं ना, जो भी हमारा पावर में होगा वो क्या होगा, लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बांट देगा, है ना, और वो जो है फिर उनके बिहाफ पे डिसीजन लेंगे, ठीक है ना। एंड दोज पर्सन्स विल मेक डिसीजन ऑन देयर बिहाफ, ठीक है ना। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया गया था, रिप्रेजेंटेटिव्स चूजन थ्रू इलेक्शंस, हाँ बिल्कुल रिप्रेजेंटेटिव्स जो होगा वो इलेक्शंस के थ्रू ही चूज़ किया जाएगा, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन था डिसीजन मेकिंग इन द हैंड्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है ना। तो देखो रिप्रेजेंटेटिव्स के हाथ में होती थी, बिल्कुल ठीक था, है ना। डायरेक्ट पार्टिसिपेशन, पीपल का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं होता था, है ना। डिसीजन मेकिंग में जो है जो हमारे पीपल थे वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते थे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में, तो यही हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। दिस इज़ नॉट द फीचर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, ठीक है ना। कि जनता की निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता, ओ ये जो है नहीं आंसर हमारा, यही हमारा आंसर है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच पर्टिकुलर रीजन इन इंडिया इज नोन एज लिटिल तिब्बत, लिटिल तिब्बत किसे बोलते हैं हम, लद्दाख को। फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। व्हाट इज द अपीलेट सिस्टम इन इंडिया, है ना, भारत में अपील प्रणाली बतानी है हमने। देखो ऑप्शंस थे, प्रोविजंस फॉर अप्लाइंग फॉर जुडिशियल सर्विसेज के लिए अप्लाई करें, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन, प्रोविजन फॉर अपील इन द पार्लियामेंट अगेंस्ट अ कोर्ट ऑर्डर, पार्लियामेंट में अपील करें। प्रोविजन फॉर द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट एक्टिंग एज द हाईएस्ट अपीलेट अथॉरिटी। फोर्थ ऑप्शन इज प्रोविजन फॉर अपील टू अ हायर कोर्ट अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ लोअर कोर्ट। देखो अपीलेट सिस्टम एक्चुअली है क्या, अपीलेट सिस्टम इज बेसिकली, देखो आपने लोअर कोर्ट में कोई डिसीजन के लिए जो है केस फाइल किया, ठीक है, अगर आप उसके जो है डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं करते हो तो आप क्या होगा, हायर कोर्ट में अपील करोगे, है ना। यही क्या है हमारा अपीलेट सिस्टम है। तो इसका आंसर क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन, निचले न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू, ठीक है, इट लाइज टू द साउथ ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स, हाँ ये तो बिल्कुल करेक्ट है हमारा, ठीक है ना। देखो पेनिनसुलर प्लेट्यू, इसकी लोकेशन की बात करें तो साउथ ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स, है ना, फर्स्ट पॉइंट में ही दिया गया है, बिल्कुल ओके है, ठीक। इसकी देखो शेप की अगर हम बात करें तो पेनिनसुलर प्लेट्यू जो हमारा ट्रायंगुलर शेप में होता है। सेकेंड ऑप्शन, अरावली हिल्स
बॉर्डर इट ऑन दी नॉर्थ वेस्ट साइड, ये भी बिल्कुल ठीक है। अगर आप मैप में देखेंगे तो अरावली हिल्स है ना, नॉर्थ वेस्ट साइड पे हमारे पेनिनसुलर प्लेटो के कौन क्या लाई करते हैं, अरावली हिल्स लाई करती हैं, है ना, अरावली श्रृंखला स्थित है इसके उत्तर पश्चिम में। थर्ड पॉइंट, इट इज़ रिच इन मिनरल्स लाइक कोल एंड आयरन और, ये भी बिल्कुल ठीक है ना, यहाँ पे कोल आयरन और बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। देखो फोर्थ ऑप्शन जो दिया गया है, रिवर महानदी एंड कृष्णा आर सम ऑफ द वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, है ना, इस पठार पर बहने वाली जो हैं ये पश्चिम की ओर से बहने वाली नदियाँ हैं। एक्चुअली जो ये महानदी और कृष्णा है ये जो है ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, है ना, ये पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ हैं। तो यही जो है हमारा ऑप्शन गलत है, ठीक है ना। अगर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स की बात करें या पश्चिम की ओर बहने वाली नदी की बात करें तो वो है नर्मदा और तापी, ठीक है ना। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अफ्रीका इज करेक्ट। अ लार्ज पार्ट ऑफ अफ्रीका लाइज इन द साउथर्न हेमिस्फीयर, it's the only continent through which Tropic of Cancer, Equator and Tropic of Capricorn passes. देखो ये सेकंड पॉइंट जो दिया गया है बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये क्वेश्चन भी फ्रेम कर देते हैं इससे, विच इज़ द ओनली कॉन्टिनेंट थ्रू विच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड कैप्रिकॉन पासिस। तो आंसर होता है हमारा अफ्रीका, है ना। ये जो है अफ्रीका के बारे में बिल्कुल करेक्ट पॉइंट है, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन, गोबी डेजर्ट इज लोकेटेड इन द कॉन्टिनेंट, इट इज सेपरेटेड फ्रॉम एशिया बाय यूरल माउंटेन्स ऑन द वेस्ट। देखो ये फोर्थ जो ऑप्शन दिया गया है ना, देखो एशिया से सेपरेट होता है वो हमारा होता है यूरोप, है ना। एशिया और यूरोप को जो बीच में सेपरेशन हुआ हुआ है वो यूरल माउंटेन्स से हुआ हुआ है, ठीक है ना। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो गया। गोबी डेजर्ट की लोकेशन भी इन्होंने जो है हमें गलत दी है, ठीक है। अ लार्ज पार्ट ऑफ अफ्रीका लाइज इन दी साउदर्न हेमिस्फेयर, ये फर्स्ट पॉइंट जो दिया गया है देखो ये भी गलत है ना। देखो अफ्रीका जो है दोनों ही हेमिस्फेयर्स में लाई करता है, उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी, है ना, बोथ इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड दी साउदर्न हेमिस्फेयर। उसका जो 2/3 हिस्सा है, 2/3 पार्ट है, वो तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है और 1/3 पोर्शन जो है हमारा साउदर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है। तो उसका जो मेनली जो लार्ज पार्ट है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है ना। और ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन में मैं बोल रही कि वो साउदर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन भी गलत हो गया, थर्ड भी गलत हो गया, फोर्थ भी गलत हो गया। करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 2। द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया पर्टिकुलरली तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश रिसीव रेनफॉल इन ऑटम, वाई, है ना, रीज़न बताना था हमें। देखो जो साउदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया हो गए तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में भी, है ना, उड़ीसा में भी जो होती है वो बारिश होती है ऑटम के टाइम पे, क्योंकि जो विंड्स होती है ना मूव बैक फ्रॉम मेनलैंड टू द बे ऑफ बंगाल। फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is known as the Costa Rican approach in the area of public health। देखो कोस्टा रिकन अप्रोच बतानी थी हमें, पब्लिक हेल्थ के एरिया में इन्होंने क्या किया था, है ना। जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोस्टा रिका उपागम किसे कहा गया है, ठीक है ना। देखो कोस्टा रिका जो है एक नॉर्थ अमेरिका की कंट्री है, ठीक है ना। इन्होंने जो है इसकी सरकार ने जो है अपने सिटीजन्स की हेल्थ को जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी, है ना। इन्होंने जो है बहुत खर्च किया अपने जो सिटीजन्स हैं उनकी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है ना। उन्होंने डिसाइड किया कि वो जो है अपनी कंट्री में जो है आर्मी ना होकर के अपने सिटीजन्स की हेल्थ पर जो है पैसा स्पेंड करेंगे, ठीक है ना। नॉट टू हैव एन आर्मी एंड सेव मनी बिगेन टू स्पेंड ऑन हेल्थ। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर, देखो नॉट हैविंग एन आर्मी, थर्ड ऑप्शन, नॉट हैविंग एन आर्मी टू बी एबल टू स्पेंड मोर ऑन पब्लिक हेल्थ, ठीक है ना, कि सैन्य बल ना रखना ताकि जन स्वास्थ्य पर ज़्यादा खर्च किया जा सके। नेक्स्ट पे आते हैं ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 62। इन 1997 द सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया फॉर्मुलेटेड द विशाखा गाइडलाइंस, है ना। सुप्रीम कोर्ट जो था हमारी उसने विशाखा निर्देशों की रचना की, तो वो महिलाओं को जो है यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए, है ना, टू प्रोटेक्ट द वुमेन फ्रॉम सेक्शुअल हेरेसमेंट, व्हीकल्स पर, वर्क प्लेसेस पर, मैरिटल रिलेशनशिप पर, ऑन स्ट्रीट पर, है ना। तो देखो जो ये विशाखा गाइडलाइंस दी गई थी 1997 में, ये जो है वर्क प्लेसेस पे जो है वुमेन के साथ कोई भी सेक्सुअल हेरेसमेंट ना हो, ऑप्शन नंबर 2, है ना, इसलिए दी गई थी ताकि वर्क प्लेसेस पे जो है किसी भी महिला के साथ जो है उसे यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए, ठीक है ना। देखो इससे रिलेटेड कभी कभी हमारे से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट कब लागू किया गया था ना, उसका ईयर भी पूछ लिया जाता है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का, तो वो है हमारा 2005, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु अमंग्स द फॉलोइंग अपॉइंट्स द गवर्नर ऑफ स्टेट इन इंडिया, है ना। गवर्नर की जो अपॉइंटमेंट है
राज्यपाल की नियुक्ति वो कौन करता है ना, किसी भी राज्य की राज्यपाल की नियुक्ति। देखो जो राज्यपाल की नियुक्ति होती है वो बेसिकली करता कौन है, हमारा प्रेसिडेंट करता है, ठीक है ना, प्रेसिडेंट करता है हमारा। तो फर्स्ट ऑप्शन था हमारा मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये गलत हो गया हमारा, है ना। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के मेंबर्स कभी भी राज्यपाल की नियुक्ति नहीं करते, है ना। तो आंसर हो गया हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना। ऑप्शन या तो सेंट्रल गवर्नमेंट का या प्रेसिडेंट का, दोनों में से किसी एक का मिल जाएगा, ठीक है। अगर हम टाइम पीरियड पूछें, गवर्नर का टाइम पीरियड कितना होता है, टेन्योर कितना होता है, तो वो 5 ईयर्स का होता है, ठीक है ना। देखो जो हमारा गवर्नर हो गया, कोई भी बिल स्टेट में पास नहीं हो सकता अनलेस दे आर साइंड बाय हिम, जब तक कि वो उस बिल पे साइन नहीं कर देता, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए रूरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर। रूरल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि जो गांव में प्रशासनिक कार्य चलते हैं उसका अधिकारी जो है नहीं है, बताना हमें। नॉट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना इंपॉर्टेंट है। नॉट जब भी आए उसको सर्कल कर ले, अंडरलाइन कर लें, ऑप्शन ध्यान से, है ना। अच्छे 1 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए लेकिन क्वेश्चन ध्यान से करना है। पटवारी बिल्कुल, ठीक है ना। पटवारी जो होता है हमारे गांव में जो ही प्रशासनिक अधिकारी है। म्यूनिसिपल वार्ड काउंसलर, लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर, लेखपाल। लेखपाल भी हमारा गांव में अधिकारी है ना। लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर्स जो लैंड के रिकॉर्ड्स मेंटेन करता है। देखो जो म्यूनिसिपल वार्ड ऑफिसर्स होते हैं ये क्या होते हैं, शहरों में होते हैं, ठीक है ना। क्योंकि जो ये म्यूनिसपैलिटी होती है वो भी तो वेल डेवलप्ड सिटीज़ जो होती हैं, हमारी बड़ी बड़ी सिटीज़ होती हैं, उन्हीं में काम करती हैं। तो ये म्यूनिसिपल वार्ड काउंसलर भी क्या होते हैं, ये हमारे सिटीज़ में होते हैं, वो भी वेल डेवलप्ड सिटीज़ में। तो यही इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डीके बासु गाइडलाइंस विच वर लेड डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। देखो डीके बासु गाइडलाइंस भारतीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए डीके बासु निर्देश क्या थे। डीके बासु निर्देश जो है हमारे कि जो है क्या गाइडलाइंस, क्या प्रोसीजर फॉलो करे पुलिस अरेस्ट के टाइम पे, जब किसी को पुलिस अरेस्ट करती है ना, डिटेंशन इंटरोगेशन के टाइम पे जो है कौन से जो है गाइडलाइंस फॉलो करे। इसका आंसर है हमारा क्वेश्चन नंबर 65 का ऑप्शन नंबर 4, ठीक है ना। गिरफ्तारी, नज़रबंदी और पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं से जुड़े निर्देश जो हैं सब ये डीके बासु गाइडलाइंस में दिए गए हैं, ठीक है ना। कि जब पुलिस किसी को अरेस्ट करेगी तो उसको जो है अरेस्ट वारंट शो करना पड़ेगा उस पर्सन को, ठीक है। पुलिस ऑफिशियल्स जो हैं जो अरेस्ट के टाइम पे जो हैं जब इंटरोगेट कर रहे हैं, जो हमारा जिसको अरेस्ट किया गया उसके जो है जो है क्लियर क्या कहते हैं, क्लियर एक्यूरेट और विजिबल आइडेंटिफिकेशन नेम टैग्स होने चाहिए, है ना। वो अपनी जो है वर्दी पहने हुए होने चाहिए, उस पर नेम टैग लगे होने चाहिए, पूरा डेजिग्नेशन जो है सब मेंशन होने चाहिए, ठीक है ना। तो काफ़ी सारी गाइडलाइंस दी गई थी, इंटरोगेशन के टाइम पे क्या हो, अरेस्ट के टाइम पे क्या हो, तो वो सब जो है डीके बासु गाइडलाइंस में ही हमारी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 इन इट्स टाइटल रिकॉग्नाइजेज द राइट्स ऑफ विच कैटेगरी, है ना। किस कैटेगरीज के जो है अधिकारों के जो है स्वीकारता है ये, तो ये जो है हमारे शेड्यूल्ड ट्राइब, है ना। मार्जिनलाइज सेक्शन जो हमारा नीची जाति हो गई, है ना, मार्जिनलाइज सेक्शन हो गया, सोसाइटी होगी, उनको बचाने के लिए, है ना। तो मेनली जो है ये शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी सोर्स इज। सेकेंडरी सोर्स का एग्जाम्पल बताना है हमने। देखो प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स क्या है, जैसे मुझे कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है तो मैं डायरेक्टली जाके जिसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए मैं उससे डायरेक्टली जाके कलेक्ट करती हूँ, तो दैट इज़ प्राइमरी सोर्स हो गया वो, है ना। प्राइमरी सोर्स मैंने डायरेक्टली किया है, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हो गया मेरे को, ठीक है। सेकेंड हैंड एक्सपीरियंस क्या किया मैंने, जो है 3-4 बंदे लगा दिए, उन वो कलेक्ट करके लेके आए, है ना। और या फिर कोई जैसे हमारे ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो डाटा कलेक्ट करती हैं, फिर गवर्नमेंट को कोई डेटा चाहिए होता है तो वो उन ऑर्गेनाइजेशन से उठा लेती है, तो वो क्या हो गया, उन्हें सेकेंड हैंड एक्सपीरियंस हो गया, नहीं हो गया, तो वो जो कहलाता है वो सेकेंडरी सोर्स कहलाता है, ठीक है ना। देखो इसका आंसर क्या हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 4, और पास्ट 1 NCERT टेक्स्ट बुक्स इन हिस्ट्री फॉर क्लास 6। देखो जो हमारी बुक्स हो गई, है ना, NCERT टेक्स्ट बुक हो गई, ये ऑथर के द्वारा लिखी गई हैं जो प्रिस्क्राइब्ड थ्योरीज हैं उनका यूज़ करके, हैं जो पहले से ही लिखी लिखाई थ्योरीज हैं, ठीक है ना। तो इसलिए जो हो गया ये सेकेंडरी सोर्स का हमारा एग्जाम्पल हो गया। देखो जी नेक्स्ट जो आगे के क्वेश्चंस हैं वो सब जो हमारे पेडागोजी के हैं, इसमें जो है हम थ्योरी रिलेटेड क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे, पेडागोजी के क्वेश्चन नेक्स्ट सेशंस में डिस्कस। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पे। The right to pollution free air has been recognized as part of which particular fundamental right in India, है ना। कि जो हम पोल्यूशन फ्री एयर में लाइफ अपनी स्पेंड करें, तो ये जो है कौन से राइट के अंदर आता है, ये जो आता है
राइट टू लाइफ के अंडर आता है, ठीक है ना। इसमें क्या आ जाता है हमारा, ये अंडर आर्टिकल 21, राइट टू फ्री वाटर, राइट टू फ्री एयर फ्रॉम पोल्यूशन, है ना, फुल्ली हम अपनी लाइफ को एंजॉय करें, तो ये सब किसके अंदर आता है, अंडर राइट टू लाइफ, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कॉइन्ड द फ्रेज यूनिटी इन डाइवर्सिटी टू डिस्क्राइब इंडिया, तो वो कौन थे, हमारे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मेंबर्स इन द लोकसभा आर नॉमिनेटेड एंड नॉट इलेक्टेड, है ना, जो क्या होते हैं, हमारे मनोनीत होते हैं, ना कि मतदान द्वारा चुने जाते हैं, वो बताने हैं हमने। तो वो होते हैं हमारे 2 मेंबर्स, है ना। ऑप्शन 3 इसका आंसर होगा 2 मेंबर्स। देखो अगर मैक्सिमम की बात करें, मैक्सिमम कितनी कैपेसिटी है लोकसभा की, तो वो है 552, ठीक है ना। और प्रेजेंटली कितने मेंबर्स हैं, 545 मेंबर्स हैं, ठीक है। प्रेजेंटली हमारे 545 मेंबर्स हो गए, उनमें से स्टेट्स से हो गए 530 मेंबर्स, हमारे स्टेट से हो गए 13 मेंबर्स जो होते हैं हमारे यूटी यूनियन टेरिटरी से होते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों से, और जो 2 मेंबर्स होते हैं दीज आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, है ना। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, ये प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है इन्हें। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, इन 2006 द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन नेपाल चेंज फ्रॉम मोनार्की से जो है डेमोक्रेसी में कन्वर्ट हो गया था 2006 में, है ना। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3 लोकतंत्र में। चलिए आज का सेशन यहीं एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।